नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी की आज की कहानी है तर्पण। तर्पण के एक तरह से देखें तो दो अर्थ होते हैं। एक तर्पण तो ये है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष के दौरान कुछ पूजा अर्चना करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण बहुत आवश्यक होता है। तर्पण एक तरह से हमारे पुरखों का एक स्मृति पर्व है, जब हम उन्हें याद करते हैं और उनसे कुटुंब की सुख शांति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरे अर्थ में तर्पण वो शुभ दिन है जब माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। अब इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अंत तक शिवानी जी ये उजागर नहीं करती हैं कि उनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी और कौन से पात्र कहानी का अंत करेंगे। कई सारे लेयर्स में कहानी चलती है, कई पात्र हैं जो अलग अलग तरीके से अपना रोल अदा करते हैं कहानी में, पर यह पता फिर भी नहीं चलता है कि कहानी अंत में कौन सा ट्विस्ट लेने वाली है। तो इसके लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तर्पण। तर्पण। पुष्पा पंत ने अपनी चीनी गुड़िया के से छोटे चेहरे को हाथ के बुने रंगीन पहाड़ी ऊन के स्कार्फ से कसकर बांधा और फिर यत्न से कोहरे से धुंधले पड़ गए दर्पण के सम्मुख खड़ी होकर अपनी वही एक एक नारस क्रिया दोहराती चली गई, जो स्कूल जाने से पूर्व पिछले 8 वर्षों से दोहराती चली आई थी। पहले उसने अपनी खद्दर की साड़ी को कुछ ऊंची कर बांधा, फिर पूरी बाह का आकारहीन बदसूरत पहाड़ी ऊन का कार्डिगन पहना, जिसकी उदार बाहों ने देखते ही देखते किसी लोलुप अजदहे की भांति उसकी मृणाल दंड सी बाहुओं को निगल लिया। लगता था बिना किसी काट छांट के जानबूझ ही इस तापसी ने अपने लिए इस पहाड़ी मेमने से बसाते ऊन का ये थैला बुन लिया है। तिपाई पर बैठकर उसने फिर से हौज नुमा मोजे पहने और क्रैप सोल के जूतों के फीते बांधे। द्वार पर खिमुली स्कूल का रजिस्टर थामे खड़ी थी। उसके हाथ से रजिस्टर लेकर वो घड़ी का फीता बांधती हुई बोली, हो सकता है मुझे लौटने में कुछ देर हो जाए, तुम चाय पी लेना खिमुली। इधर कुछ दिनों से वो नित्य ही ऐसा आदेश देकर जाने लगी थी। तेज कदमों से वो चली जा रही थी और पीछे पीछे उसका तिब्बती झबरा कुत्ता उसी तेजी से भाग रहा था। बीच बीच में वो बौनी कटीली पहाड़ी झाड़ियों को सूंघता किसी कला मर्मज्ञ की अनुभवी दृष्टि से सुंदर जंगली फूलों से गदराई झाड़ी को परख अपनी नन्ही टांग उठाकर प्रशंसार्घ निवेदन करने लगता। तभी उसकी बहुत आगे निकल गई स्वामिनी अधैर्य से हांकी लगाती, झब्बू झब्बू झबरिया। उसी मिश्री घुले कंठ का स्वर का आदेश पा वो अपनी महत्वपूर्ण योजना अधूरी ही छोड़ बड़ी तेजी से दौड़ लगाता। भागने लगता तो दूर से ही देखने पर किसी को भी एक विलायती काले ऊन के गोल मटोल लुढ़कते गोले का धोखा हो सकता था। नॉटी नॉटी डॉगी, पुष्पा उसे बड़े लाड़ से हंसकर डांटती और फिर दोनों फौजी कदम साधते एक साथ चलने लगते। उस मानवी और पशु के कदमों के उस आश्चर्यजनक संतुलन में पिछले 10 वर्षों का नियमित अभ्यास रिस गया था। जौलजिकी के मेले से एक तिब्बती लामा से पुष्पा उसे 40 रुपये में खरीद कर लाई थी। कुत्ता क्या था, असली रेशम का चिकना गोला था। लंबे लंबे कान जमीन चूमते थे और चपटे पैरों की 3 इंच लंबाई उसके पेट और धरा के अंतर को बाल बाल बचाती, ठुमकाती लिए चली जाती
तो लगता वो किसी अदृश्य जल राशि पर तैरता चला जा रहा है। वो हेडमास्टरनी पुष्पा पंत के साथ ही बैठकर अपनी ताम चीनी की प्लेट में खाना खाता, उसी के साथ सोता और छाया की भांति उसके पीछे पीछे घूमता। पुष्पा पंत की सर्विस का ये 8वां वर्ष था और इन 8 वर्षों में वो केवल 2 बार पहाड़ का उतार उतरी थी। एक बार अपने इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गई थी, दूसरी बार गृह विज्ञान की परीक्षा लेने मुरादाबाद। दोनों बार वो झबरे को अपने प्रतिवेशी परिवार को सौंप गई थी। हेडमास्टरनी का लाडला झबरा हाथों ही हाथों में नचाया गया, पर स्वामी की अनुपस्थिति में दोनों ही बार उसने यत्न से परोसे गए दूध भात को सूंघा भी नहीं। शायद दोनों के जन्म चंद्र को एक ही से राहु ने ग्रसा था, इसी से दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। झबरे का पितृकुल तो श्वान कुल की परंपरा अनुसार अज्ञात था, किंतु उसकी असली तिब्बती पोमेरियन नस्ल की सुंदरी मां को काला ढूंगी का नरभक्षी क्रूर गुलदार खींच ले गया था। ऐसा ही उसे लामा ने बतलाया था। यही नहीं, शिकार खेलने तराई कैंप में उतरे किसी अवकाश प्राप्त अंग्रेज लाट साहब ने उसे गोली से मारा तो झबरे की जननी की रेशमी पूंछ भी उस हत्यारे के पेट से बरामद हुई थी। किंतु पुष्पा की मां को जिस क्रूर नरभक्षी के आतंक ने ही सहमाकर असमय काल कवलित कर दिया था, उसे आज तक किसी भी साहब की गोली ठंडा नहीं कर सकी थी। प्रभुता, वैभव और ख्याति के मद में चूर वो नरभक्षी आज पूरे 14 वर्ष पश्चात फिर बड़े दुस्साहस से उस ग्राम में लौट रहा था। एक पल को उस बीहड़ पगडंडी में चलती चलती पुष्पा पंत ठिठक कर खड़ी हो गई। विधाता की एक कैसी विचित्र ठिठोली थी उसके साथ। क्या स्वयं उसे गढ़ने वाला वो सर्वदंशी पुष्पा के परिहास शून्य चित्त की रिक्तता को आज तक नहीं भांप पाया? जानबूझकर ही वो निर्लज्ज क्या इतनी दूर एक नगण्य कन्या पाठशाला की छात्राओं से हाथ मिलाने चला आया था? निश्चय ही वो अब तक जान चुका होगा कि उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका कौन है। इन्हीं गंभीर मानसिक उलझनों में उलझी पुष्पा पंत विवश होकर एक टीले पर बैठ गई। दोनों हाथों से उसने कनपटी जोर से दबा ली। स्वामिनी की एक एक उलझन जैसे झबरे ने सूंघ ली थी। उचककर अपनी रेशमी पूंछ पटपटाता पुष्पा की गोद में बैठ उसका चिबुक चाटने लगा। उस निर्जन वन में मूक पशु की संवेदना पाकर पुष्पा एकदम ही टूट गई। होंठ काटने पर भी इस बार वो अपनी सिसकियों को रोक नहीं पाई। झबरे को छाती से लगाकर वो बड़ी देर तक सिसकती रही। फिर उसने अश्रुसिक्त पलकें पोंछकर हाथ की घड़ी देखी। 9:45 बज चुके थे और ठीक 10:15 पर उसे अपनी छात्राओं के अर्धचंद्राकार घेरे में खड़ी होकर प्रार्थना की प्रथम पंक्ति स्वयं गानी होती थी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। इन्हीं पंक्तियों को वास्तविक अर्थ में गाती पीती घुटकती पुष्पा पंत की आनंदमयी सदाचारिणी आत्मा क्या कभी उस प्रार्थना सभा की सार्थक महत्ता को भूल सकती थी? उसने झबरे को गोद से नीचे उतारा, अपनी मर्दानी रुमाल से नाक सिनकी, आंसू पोंछे, फिर पास ही के पहाड़ से निकलती निर्झरणी में रुमाल भिगोकर लाल पड़ गई आंखों की
संदेहास्पद लालिमा को रगड़ रगड़ कर बहाया और तेजी से पगडंडी पर भागने लगी। स्कूल पहुंचते ही वो नित्य के परिचित निर्दोष स्वस्थ सुंदर चेहरों की भीड़ में घुल मिलकर रात भर की वेदना भूल बिसरा कर रह गई। दीदी नमस्ते कोने कोने से उछल रहे हार्दिक अभिवादन के अदृश्य गुलदस्ते वो हंस हंस कर थामने लगी। चीड़ के लंबे वृक्ष के नीचे वो खड़ी हुई और देखते ही देखते यंत्र चालित पुतलियों सी ही उसकी छात्राएं अध्यापिकाएं उसे घेर कर खड़ी हो गईं। पैरों के पास झबरा खड़ा था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। पुष्पा पंत के मीठे कंठ से निकली प्रार्थना की सस्वर प्रथम पंक्ति को विभिन्न बचकाने अधेड़ कंठ स्वरों की सम्मिलित दोहरी गूंज पल भर में मेट कर रख देती। पुष्पा पंत का कंठस्वर अद्भुत रूप से मीठा और मांसल था। ऐसा कंठ जो कभी किसी माइक से अस्वाभाविक गूंज की बैसाखियां नहीं मांगता। गाने बैठती तो शायद विधाता स्वयं ही उसके सम्मुख अपना दिव्य माइक चुपचाप आकर धर जाता। प्रार्थना समाप्त कर पुष्पा अपने कमरे में चली गई। चौकीदार आकर सामने का प्रशस्त द्वार सा वातायन खोल गया और ताज़ी पहाड़ी हवा के झोंके से उसके बदसूरत स्कार्फ में बंधी एक काली घुंघराली रेशमी लट किसी अनुशासन प्रिय कठोर पिता की उंगली छुड़ाकर भाग आए अबोध बालक की सी भांति उसके शुभ्र ललाट पर खेलने लगी। शायद तेजी से चलने के कारण ही उस ठंड में भी पसीने से वो भीग उठी थी। उसने स्कार्फ को यत्न से खोलकर ऐसे तहाया जैसे बहुमूल्य किम खाप का टुकड़ा हो। फिर कार्डिगन खोल उसने मेज पर धरा और फाइल लेकर बैठ गई। स्वच्छ हवादार कमरे की झकझक करती दीवारों पर मुक्ताक्षरों से सज्जित कागजी पट्टियों पर एक से एक अनमोल मोती बिखरे थे। ईश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है, लज्जा ही नारी का आभूषण है, कन्याओं मितभाषण का आंजन आंजो, आदि आदि। अपनी छात्राओं को पहाड़ी निंगाल की कटकटी कलम से वो स्वयं हाथ धर धर कर लिखना सिखाती थी। इसी से उसके स्कूल की प्रत्येक छात्रा की उंगलियां कागजों पर मोती बिखेरती थीं। उन्हीं के मुक्ताक्षरों ने पिछली बार अपनी बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान आकस्मिक वेगवती वर्षा के कारण उस ग्राम के अतिथि बने राज्यपाल को भी मुग्ध कर दिया था। माननीय अतिथि के सम्मान में उस विलक्षण प्रधानाध्यापिका ने जिलाधीश के कुछ ही क्षणों के दिए गए आदेश का पालन कर सुंदर कार्यक्रम ही प्रस्तुत नहीं किया, एक मानपत्र भी भेंट किया था। जैसी लच्छेदार भाषा वैसे ही मेल खाते मोतिया अक्षर। महामहिम, ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज हमारे इस दीनहीन ग्राम की धूल पर आप जैसे देवतुल्य परम पुरुष के चरणों की धूल पड़ी है, आदि आदि। स्वयं राज्यपाल ने उस मानपत्र की प्रशंसा की थी और चलते चलते स्कूल के छात्राओं की पुस्तकों के लिए 500 का चेक भी पुष्पा को थमा गए थे। उसी उदार राशि से पुष्पा ने ठंड से ठिठुरती अपनी उन छात्राओं के लिए एक साथ कई जोड़ी जूते खरीद लिए थे जो बर्फ को रौंदती पहाड़ी पाले से जूझती नंगे पैर 4-4 मील की दूरी लांघती पढ़ने आया करती थी। उन दरिद्र पर्वत पुत्रियों के लिए पाठ्य पुस्तकों से कहीं अधिक महत्व उन जूतों का था। किताबें तो समृद्ध सहपाठिनियों से भी मांगी जा सकती थी, किंतु कितनी ही मर्मांतक यंत्रणा क्यों न झेलें, बिवाई फटे पैरों की व्यथा मिटाने
क्या कोई भी आत्मसम्मानी पहाड़ी लड़की अपनी किसी भाग्यशालिनी सखी से जूतों की याचना कर सकती थी? चौकीदार ने ब्रांच के सूखे फूलों के बीच गोबर के गोलों से दहकती अंगीठी लाकर उसके पैरों के पास रख दी। फिर जेब से एक बादामी सरकारी लिफाफा निकालकर उसकी मेज पर धर दिया। कलेक्टर साहब का चपरासी दे गया है हुजूर, उसने कहा। ठीक है, यहीं रख दो। बिना उसकी ओर देखे ही पुष्पा अपना रजिस्टर भरती रही। चौकीदार के जाते ही उसने धीरे से लिफाफा उठाया और बड़ी देर तक बिना खोले बैठी रही। वो जानती थी कि उसमें उसके लिए कैसी कठिन अग्नि परीक्षा के आयोजन की भूमिका भरकर भेजी गई थी। प्रिय कुमारी पंत, हमारे देश के सुविख्यात मंत्री श्री भोला दत्त हमारे ज़िले में पधारे हैं। वर्षों पूर्व वो आपके ग्राम में रह चुके हैं, इसी से एक बार फिर यहाँ आना चाहते हैं। पिछली बार सामान्य सी अवधि में ही आपकी छात्राओं ने जो सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसे देखकर राज्यपाल ही नहीं, उनके साथ राजधानी से आए पारखी संवाददाता भी मुग्ध हो गए थे। मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगी। कल 15 अगस्त भी है। स्वाधीनता दिवस की ये संध्या आपके ही मधुर कंठ संगीत से मुखरित और आपकी छात्राओं के कंठ स्वर से मधुमय हो, ऐसी विनीत कामना है। किसी भी प्रधानाध्यापिका के लिए जिले के महाप्रभु का ये विनम्र पत्र संग्रहणीय बन सकता था, पर और किसी अतिथि के सम्मान के लिए पुष्पा को इस आयोजन का आदेश मिलता तो वो चुटकियों में बिना किसी पूर्वाभ्यास के ही अपनी कुशल छात्राओं की बहुरंगी भीड़ से रंगमंच को धन्य कर सकती थी। स्वयं उसकी गाई भातखंडे विश्वविद्यालय के किसी टेप से सीखी सरस्वती वंदना, शारदे, वीणा वादिनी, और फिर रंगमंच पर संगमरमर की मूर्ति सी अडिग भव्य साक्षात सरस्वती स्वरूपा उसकी छात्रा भगवती शाह। एक तो पहाड़ की सुंदरी शाहनियों का दूधिया रंग और उस पर अपने पिता गौरीलाल शाह की सी ही यूनानी नाक की खड़क की धार पर हीरे की लौंग चमचमाती भगवती शाह को भला किस साइड लाइट की आवश्यकता रह जाती थी। पिता ने वर्षों तक रामलीला के स्टेज पर राम बनकर जो ख्याति अर्जित की थी, वही पुत्री ने एक ही दिन सरस्वती बनकर बटोर ली थी। जय हो भगवती माता, जय हो कह हाथ जोड़ती कितनी ही सरल ग्राम्याएं खड़ी हो गई थी। बड़े यत्न से पकड़ पकड़ अध्यापिकाएं उन्हें बैठा पाई थी। उधर सरस्वती वंदना गाने पुष्पा ने जीर्ण हारमोनियम खींचा तो धौकनी पुराने दमे के मरीज की सी ही भांति हाँफने लगी। किंतु न जाने किस युग के बूढ़े उस रुग्ण हारमोनियम का भी पुष्पा की चंपक उंगलियों का स्पर्श पाते ही कायाकल्प हो गया था। आंखें बंद कर वो काल, स्थान, दर्शक सबकी महत्ता भूल संगीत के जिस स्वर्ग सोपान की पंक्ति पर हुमकती चली गई थी, वहां केवल दो ही अस्तित्व रह गए थे। किसी पवित्र देवस्थल में बैठी आत्मविभोर गायिका और स्वर्गीय स्मृति बिखेरती सरस्वती, और फिर पेट में 12 मास्टरनियों की मोटी धोतियां ठूसे तिलकधारी मोटे राम पंडित जी की भूमिका में हरिप्रिया जोशी। हाय, छोकरी पिरुली के अभिनय ने तो कभी न हंसने वाली पुष्पा हेडमास्टरनी को भी हंसा हंसा कर मार ही दिया था। किंतु आज के अतिथि की उपस्थिति में वो भीमोदरा पिरुली भी क्या उसे हंसा पाएगी? इस कठिन अग्नि परीक्षा से मुक्ति पाने का अब एक ही उपाय शेष रह गया था। वो किसी आकस्मिक बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले, द्वार बंद कर अपने काले थुलमे में मुंह ढांप कर पड़ी रहे।
उस काले थुलमे के औदार्य में उसने न जाने कितनी बार विषाद की तरंगों को नाक, मुंह, आंख बंद कर डुबकियां ले लेकर झेला था। जब से नौकरी की थी, कैजुअल छुट्टियां ली ही कब थी, और लेती भी किसके लिए? एक इतवार की छुट्टी ही तो उसके कार्यरत जीवन का अभिशाप बन उठती थी। किंतु दूसरे दिन उसका प्रदोष व्रत था। व्रत के दिन वो झूठ बोलेगी भी कैसे? उस कर्तव्यनिष्ठ आदर्शवादी हेडमास्टरनी के कुंठित अविवाहित जीवन ने उसकी आदर्शवादिता को इधर एक कानूनी सनक बना दिया था। इसी सत्य भाषण के कारण तो वो आज इतने वर्षों से बिना किसी पदोन्नति के इस नीरस नौकरी की कांवर ढो रही थी। किंतु विभाग ने भले ही उस सतयुगी हेडमास्टरनी को मान्यता न दी हो, पूरा ग्राम उसे देवी की भांति पूजता था। मजाल थी कि उसकी कोई प्राक्तन छात्रा गोद में शिशु लिए पहली बार मायके आए और आते ही पत्र पुष्प सहित अपनी प्रिय गुरुवानी के चरण छूने न चली आए। जिस भोली गुड़िया सी सरुली, परुली या खष्टी को उसने कभी चक्रवर्ती ब्याज की दुरूह व्यंजना समझाई थी, उन्हें ही वो अब किसी अनुभव कुशल स्नेही जननी की भांति एक साथ कितनी ही हिदायतें देने लगती। अरे डिब्बे विब्बे का दूध मत पिलाने लगना इसे, कभी इसके पेट में शूल उठे तो चंथरे में 7 बार का हर घिस छाती के दूध में पिला देना, समझी? यस्य माता ग्रहे नास्ति तस्य माता हरित की। जिसकी माता नहीं होती, हर ही उसकी माता होती है पगली। हाय कैसा चांद सा टुकड़ा है, लाला दे तो मेरी गोद में। चल हट मरी, कहती है नीचे मोम जामा नहीं है। अरे तो क्या हो गया, कुछ कर भी दिया तो तर जाऊंगी भूली, तर जाऊंगी। और फिर उस समय गर्म पश्मीने में लिपटे बहुमूल्य बंडल को गोद में लेते ही पुष्पा पंत की बड़ी बड़ी आंखें छलछला उठती। ऐसा ही तो था उसका भाई किशन। अपने दोनों घुटने जोड़ वो पैरों की गद्दी में किशनुआ को बिठा झूला सा झुला झुला कर गाती, घूघती बाशुती मॉम की छो, माल कोटी के ले लियो दूध भाती। घूघती मामा कहाँ है? ननिहाल। क्या लाएगा? दूध भात। पर आज कहाँ गया मामा और कहाँ गई ननिहाल? ननिहाल में रह गई थी 90 वर्ष की अंधी बहरी नानी, जो उसकी लाख चिरौरी विनती पर भी नहीं पसीजी। बेटी की बेटी के साथ वो भला कैसे रह सकती थी? उसकी कमाई तो उसके लिए विष थी। और किशन था 7 समुद्र पार। इसी नीरस नौकरी का चुग्गा चोंच में बटोर बटोर कर उसने अपने झामे की उस चिड़िया को पाला, पढ़ाया। कुमाऊं सेंटेनरी स्कॉलरशिप लेकर पहले गया प्रयाग, और फिर जब पर उगाए तो फर फर कर उड़ गया विदेश। अब वहीं उसने किसी जर्मन लड़की से विवाह कर लिया था। कुछ दिनों तक उसके पत्र आते रहे। फिर सहसा सहोदरा एवं स्वर्गादपि गरियसी जन्मभूमि दोनों को एक साथ अंगूठा दिखाकर वो न जाने किस शून्य क्षितिज में डूबकर अदृश्य हो गया था। इस धक्के के बाद हेडमास्टरनी पुष्पा पंत ने जानबूझकर ही अपने यौवन का गला घोंट कर रख दिया। तृष्णा, कामना, माया, मोह, स्मृतियों के कट्ठर को वो यत्न से बांधे संयम की विराट शिला से दबाकर विस्मृति की उदार उदधि में डूबो आई थी। कभी कोई साहस कर किशन की कुशल मंगल पूछ लेता तो सदा मुंह की ही खाता। क्यों बेटी, किशन की कोई चिट्ठी पत्री आई? कैसा है किशन? मर गया। तीखे स्वर में उत्तर देकर वो घर में घुस द्वार बंद कर लेती। फिर किसी को भी कुछ पूछने का साहस नहीं होता। समय से पूर्व ही प्रौढ़ा बनने में
उसने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी थी। न जाने कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर वो अनाड़ी जुलाहों की बुनी मोटी खुरदुरी साड़ियाँ, एक से एक रंग उड़े बदरंग ऊन के स्वेटर और वैसे ही मोटे मोटे जूते ले आती। चलती तो लगता चक्की के 2 पार्ट उछलते चले जा रहे हैं। फट फट शब्द सुनकर बिना उसे देखे भी लोग पहचान लेते कि हेडमास्टरनी पुष्पा पंत जा रही है। किंतु चकित हरिणी यदि पैरों में चक्की का पाट बांधकर घूम भी ले तो भी क्या कभी चक्की कहला सकती थी? निम्न नाभि, क्षीण मध्यमा उस बिलवस्तिनी की अलस पदचाप को भला कौन से जूतों का बंधन जकड़ सकता था? और फिर वो जब नहा धोकर पूजा करने बैठती तो पीठ पर बिखरे किंचित घुंघराले केश, जिन्होंने रीठे और आंवले के अतिरिक्त कभी किसी सुगंधित साबुन का स्पर्श भी नहीं किया था, अमावस के अंधकार की ही भांति देखने वालों को सहमा कर रख देते। अर्धोन्मिलित नेत्र और विष्णु सहस्त्र नाम की आवृत्ति ओम विष्णु षटकारों भूत भव्य भवत प्रभु की सुमधुर ध्वनि में फड़कते रसीले ओष्ठ मुनियों का मन भी विचलित कर सकते थे। खिमुली उसकी सुदीर्घ पूजा का सरंजाम जुटाती, बड़बड़ाती जाती। सब चीजें उम्र के साथ ही शोभा देती हैं पुसी लली। अब ये रान रणकुलियों किसी विष्णु विष्णु तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती सुनने में। खिमुली वर्षों से उसके साथ रहती थी। वही उसका खाना बनाती, यत्न से खिलाती पिलाती और रात उसी के पलंग के पास खटिया डालकर पड़ी रहती। उसके हृदय का घाव भी स्वामिनी के झबरे के हृदय के घाव से कुछ कम नहीं था। स्वयं उसका प्रतिभाशाली पुत्र सदानंद अपनी प्रतिभा के चेक भुनाता मध्य प्रदेश के किसी जिले में जिलाधीश के सिंहासन पर शोभा बढ़ा रहा था। आईएएस में आते ही जहां उसका सितारा चमका, उसकी बूढ़ी मां का सितारा स्थानच्युत होकर तेजी से पृथ्वी पर गिर गया था। पहले तो बुढ़िया को बधाइयों से लाद दिया था ग्रामवासियों ने। उस कर्कशा बुढ़िया को चिढ़ाने में गांव वालों को बड़ा आनंद आता था। एक तो गालियों का ऐसा मौलिक कोश पूरे ग्राम में अन्यत्र दुर्लभ था। फिर उसे चिढ़ाने में ग्रामवासियों की स्वयं की कुंठा उनके व्यंग को अत्यंत उग्र कर गई थी। अपर भोले व्यंग की देशी उस्तरे सी तीखी धार कभी छलछलाकर रक्त की सी धारा बहा सकती थी। उसमें शिष्टता का छल बल नहीं रहता। इसी से शायद घाव भी गहरा हो जाता है। इसी दरिद्र ब्रह्माणी का पुत्र यदि कुंवारा होता तो वो कंधों पर बिठाकर इस रत्न गर्भा जननी का जुलूस निकाल देते। किंतु अपने प्रशिक्षण केंद्र में ही अपनी कुटिल बुद्धि से कौटिल्य को भी पराजित करने में समर्थ किसी कन्यादायग्रस्त अग्रवाल जनक के यत्न से बिछाए गए जाल में फंसकर रह गया था सदानंद पांडे। अपनी ही बैचमेट उनकी पुत्री कुमुदनी अग्रवाल से विवाह करने का समाचार उसने स्वयं तार द्वारा दिया था। अरे सदिया की जा, अब तो तेरे पीछे कलेक्टर साहब की चमकीली चपरास वाले चपरासी घूमेंगे। अरे अब क्यों भनपान यानी चौका बासन करती है? हाथों को चिकना बनने दे, क्या पता तुझे स्कूलों में इनाम विनाम बांटने पड़े। गांव के बड़े बूढ़े भी उसे जानबूझकर छेड़ देते। छेड़ते भी क्यों नहीं, उनकी व्यथा क्या बुढ़िया से कुछ कम थी। न जाने कितने ऊंचे ऊंचे कुलगोत्र के पंत पांडे जोशियों की पुत्रियां इस प्रतिभाशाली कुंवर की प्रतीक्षा में स्वयंवर माला लिए प्रतीक्षारत खड़ी थी। और देखते ही देखते छोकरा किसी बनिए का दामाद बनकर रह गया। क्यों सदिया की जा, बांटेगी ना इनाम?
वो फिर बार बार जानबूझकर मरे सांप की आंखें कोंचने लगते। अरे हरामियों, इनाम बांटेगी तुम्हारी माँ बहनें, उन्हीं को न्योतना तुम अपनी अम्मा के भतारों। फिर बुढ़िया अपने दुबले उभरी हड्डियों की गांठों वाले हाथों को तेज फरसे सा घुमाने लगती। अरे उस हरामजादे ने शादी कर ली तो क्या दोष मेरा है? अरे अम्मा के खस्मों, जमाना ऐसा आ रहा है कि तुम्हारी बहू बेटियां भी डोम मुसल्लों के साथ भागेंगी। वो दिन भी दूर नहीं खबीसों, जब प्राण रहने पर भी मुर्दे बन गए तुम्हारे बेटों की लाशों पर तुम्हारी घरवालियां पछाड़ खा खा कर रोएंगी। जब हेनरी साहब की बुढ़िया मेम की तरह तुम्हारे वही बेटे तुम्हें किसी अनाथाश्रम में पहुंचा आएंगे। ग्राम में ही बसे किसी हेनरी साहब की मृत्यु के पश्चात उसकी मेम को उसके चारों बेटे विलायत से लाकर अल्मोड़ा मिशन में पहुंचा आए थे। बुढ़िया को वो मेम साहब बहुत मानती थी। इसी से उन अकृतज्ञ चारों बेटों की अकृतज्ञता को वो बार बार दृष्टांत रूप में दोहराती, किंतु कर्कशा होने पर भी खिमुली के क्षत विक्षत चित्त का एक कोना वज्रदपि कठोर होने पर दूसरा कोना मृदुनी कुसुमादपि था। अपनी स्वामिनी की वो सेविका ही नहीं, सखी सचिव संरक्षिका भी थी। एक बार स्कूल के नाटक में भारत माता की आरती उतारती पुष्पा पंत का मधुर गीत सुनकर बुढ़िया से उसके सगे भतीजे ने कह दिया था, भगवान कसम जेठ जा, अगर तेरी वो पूसी लली किसी फिल्म कंपनी में चली जाए तो पूरा गांव खरीद सकती है। आहा, कैसा गला है और कैसा रूप। बस फिर क्या था, खिमुली ने आव देखा न ताव, जलती लकड़ी ही चूल्हे से निकाल ली और कला मर्मज्ञ भतीजे की पीठ पर दनादन बरसा दी थी। कमीने, तेरे माँ को न भेज दूं फिल्म कंपनी में? कल तक अपना आगा पीछा सब दिखाए इधर उधर घूमता फिरता था, आज मूछे क्या उगाई कि पूसी लली को फिल्म कंपनी में भेजेगा? हराम जादा। अरे तू ही किसी रंडी पतुरिया के पीछे सरंगी थामे कुर्रम क्यों नहीं बन जाता? बेचारा सहम कर भाग गया था। वो तो चला गया, पर खिमुली के मन में जाने कैसी फांसी दिन भर चुभती रही। इस छोकरे को तो दूध के दांत टूटे भी मुश्किल से 10 बरस हुए होंगे। जब इसकी आंख में पाप आ गया तो क्या गांव की बत्तीसी में जीभ सी नन्ही पुसी लला का रहना ठीक था? रात खाना खाने बैठी पुष्पा तो खिमुली ने अपनी बेसुरी शहनाई छेड़ दी। तुम लाख सर पर खोपा, एक प्रकार का सफेद लट्ठे का वस्त्र जो पिता या माता की मृत्यु हो जाने पर कुमाऊनी पुत्र को बांधना पड़ता है। अरे तुम लाख सर पर छोपा बांधो पुसी लली, मैं कहती हूँ ये जून से चेहरे की चमक तुम कभी नहीं छिपा सकती। कहो तो मैं उस अभागे बदरिया से कहूँ, वो अपने उस 6 फुटे 34 बरस के बेटे का क्या चार डालेगा बुढ़ा? मैंने एक बार कहा तो बोला लड़कियां देख रहा है। सदिया की जा, कोई मेरे बेटे के लायक मिले तो बताओ। अरे मैं कहती हूँ कि आँख क्या पीठ में जड़ी है सरबुत्त के? ठीक तेरी नाक के नीचे से तो हमारी परी सी लड़की स्कूल जाती है। माना कि लड़का देखने सुनने में लाखों में एक है, पर ये भी क्या कि कोई लड़की उसके लायक ही नहीं। आहा, ऐसी भी संतान देता है भगवान। अरे मैंने अपने कानों से सुना उस दिन, कान पर जनेऊ चढ़ाकर बाप से पूछ रहा था, बाबू जरा हूँ आऊं? और बाप बड़ी अकड़ से कह रहा था, हाँ हाँ जा, पर देख जल्दी करना जरा। और एक हमारे हैं साले सदानंद, मुकुट बांधकर बहू ले आए।
माँ जाए भाड़ में। अचानक अकृतज्ञ पुत्र के स्मृति गहवर में डूबी बुढ़िया फिर पुसी लली की प्रस्तावित सगाई के प्रसंग को भूलकर रह जाती। पर उस दिन मुख का गुस्सा मुख में ही धरे पुष्पा पंत पल भर में काठ बन गई थी। बुढ़िया क्या सचमुच मन की भाषा पढ़ सकती थी? इस पीतांबर को वो जिस दिन एक बार नहीं देख पाती, जल से बाहर पटकी गई मछली से तड़पती रहती। किंतु उसका मौन प्रणय निवेदन को तो शायद स्वयं पीतांबर भी नहीं देख पाया था। वो स्कूल जाती तो दोनों कभी एक साथ एक ही पगडंडी पर उतरते चले जाते, किंतु एकदम चुपचाप। कभी पीतांबर पांडे लड़कियों सी सजीली चितवन से पार्श्व में चल रही सुंदरी लंबी हेडमास्टरनी को देखकर स्वयं लाल पड़ जाता, और कभी पुष्पा उस कद्दावर व्यक्ति की लंबी परछाई को देखकर ही पसीना पसीना हो जाती। कैसा एक सा मेल खाता था दोनों का। विवाह होता तो एक आदर्श जोड़ी बन सकती थी हम दोनों की। मन ही मन यही सोचता पीतांबर सहसा स्वयं सहम जाता। दुर्वासा रूपी क्रोधी पिता का स्मरण करते ही पीतांबर पांडे के काल्पनिक प्रणय की सद्यः प्रस्फुटित कली सहसा मुरझाकर धरा पर बिखर जाती और तेजी से लंबे कदम रखता आगे बढ़ जाता। उन्हीं सूखी पंखुड़ियों को उठा उठाकर बीनती चली जाती थी पुष्पा पंत। फिर एक दिन पुष्पा के स्कूल के सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा करने आया लजीला पीतांबर 2 बार उसके तंबू के बने ग्रीन रूम की देहरी तक आकर लौट गया था। भाग्य से उसी दिन पगडंडी पर फिर दोनों की मुठभेड़ हो गई। तेजी से उतार उतरती पुष्पा एक प्रकार से उससे टकरा ही गई थी। बड़े ही संकोच से पीतांबर ने रुक रुक कर कहा था, बड़ा सुंदर गाती हैं आप। हम तो अपने स्कूल में कभी ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। लड़कों के गले कितने ही सुरीले क्यों ना हो, मसें भीगी कि सातों स्वर उनके गले से एक साथ निकल पड़ते हैं। फिर अपनी रसिकता पर वो फिक से हंस भी पड़ता। उधर पुष्पा किसी भी सुदर्शन पुरुष के मुख से अपनी प्रशंसा पहली बार सुन रही थी। इसी से उसकी कर्ण चुंबी लालिमा उसके खुरदुरे स्कार्फ की गांठ को स्वयं खोलती चली जा रही थी। दोनों कान ऐसे जलने लगे थे जैसे किसी ने दिया सलाई की तीली भग से जलाकर रख दी हो। उसी असह्य जलन की छटपटाहट से उसने स्कार्फ खोलकर हाथ में लिया और तभी किसी विवर्ण पोटली में अब तक बंद प्रखर सौंदर्य मणि की खुली जगमगाहट ने पीतांबर पांडे की आंखों को चौंधिया दिया। एकाएक उसे अपनी अल्पज्ञता काट खाने को दौड़ी। ये क्या उसकी चाची, माँ या भाभी सी सामान्य नारी थी? उसे एक पल को लगा जैसे पुष्पा के सात्विकी चेहरे के मांस की पारदर्शी तहों के बीच किसी दिव्य आलोक से जगमगाते सहस्त्र जुगनू बंद हैं। इस नारी की सृष्टि विधाता ने पुरुष की उपभोग्या बनने के लिए नहीं, आराध्य बनने के लिए की है। उस दिन एक ही ग्रामाकाश के नीचे दोनों रात भर बेचैन करवटें बदलते रहे थे। पंचशर ने समान रूप से दोनों को बींधा था। पीतांबर बार बार सोच रहा था, हाय क्या कर दिया मैंने, निश्चय ही वो रुष्ट हो गई है। उधर पुष्पा अपने तृप्त कपोलों को छूती इधर उधर पार्श्व परिवर्तन कर रही थी। हाय कैसा रूखा व्यवहार किया मैंने, बेचारे को धन्यवाद भी तो नहीं दे पाई। किंतु पुरुष मात्र की उपस्थिति उसे सदा ऐसे ही पत्थर बनाकर रख देती थी। फिर भी पुरुषों को देखते ही आज तक जैसे उसका सर्वांग सिहर रोंगटे खड़े हो जाते थे, ऐसा पीतांबर के साथ साथ चलने पर भी क्यों नहीं हुआ। पीतांबर की सरल हंसी अपने ऊंचे कद के लिए स्वयं ही कुछ कुछ लज्जित सी मंथर पदचाप और बड़े यंत्र से नाप जोक
कदम रखने की क्षमता से वो व्यक्ति उसे पहली ही दृष्टि में अन्य पुरुषों से भिन्न लगा था। यदि वो भूल से भी अपना सामान्य कौतूहल खिमुली के सम्मुख व्यक्त करती तो वो चुटकियों में दोनों के फेरे फिरवा सकती थी, क्योंकि उसी के कथानुसार पीताम्बर जनक के धन लोलुप हृदय को पुष्पा की नौकरी और फंड की महिमा पल भर में चुंबक सा खींच सकती थी। किंतु एक दीर्घ श्वास के साथ ही उसकी मधुर कल्पना फर से उड़कर विलीन हो जाती थी। बढ़ती वयस के साथ साथ स्मृतियों का बोझ उसके क्रमशः दुर्बल पड़ रहे मेरुदंड को झुकाता चला जाता था। दिन भर तो वो काम में डूबी रहती, किंतु नागिन सी काली रात अंतरिक्ष चरा डाकिनी शाकिनियों के साथ उसे डस डस कर नीली कर जाती। रात भर का वही सर्पदंश उसे घुला घुला कर मार रहा था। पूसी की जा, अब इस कन्या का कन्यादान कैसे करूंगा मैं, कैसे लूंगा संकल्प। पिता का अवरुद्ध कंठस्वर उसके कानों में रात रात भर बजता रहता। इसी काट के दुमंजिले मकान में उसका जन्म हुआ था। पिता योगेश्वर पंत थे, ग्राम के एकमात्र यजमानी पंडित। इसी से गृह में कभी खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, पहनने खाने की वस्तुओं का अभाव नहीं रहता था। यजमानों के गृह में जन्म हो या मृत्यु, दोनों समान रूप से योगेश पंत को समृद्धि से लाद जाते। किंतु मृतक की 13वीं का शैया दान लेकर पिता लौटते और पुष्पा लपक कर नई रजाई या कंबल लेकर ओढ़ लेती तो माँ का चेहरा सूख जाता। अरे पहले तू मत ओढ़, ला बदन से मैं छुआ लूं। कौन किसी भले काम की दक्षिणा है, जवान बेटा गया है जोशियों का। ठीक ही कह रही हो तुम बामड़ी, एक लंबी सांस लेकर पिता कहते। यही तो दुर्भाग्य है इस वृत्ति का। मैंने ही इस लड़के का नामकरण किया, मैंने ही गायत्री दी और आज मैं ही उसकी प्रेतशैया लेकर आया हूं। हे विष्णु, तेरी ये कैसी माया है। चटपट पुष्पा से रजाई खींच उसकी मां अपने बदन से छुआ होठों ही होठों में बुदबुदाती। हे जोशी जी के परेत महाराज, इस छोकरी ने अनजाने में ही आपकी रजाई ओढ़ ली, क्षमा कर देना देवा। इसका सूतक मुझे लगाना, इसे नहीं। हुआ भी ऐसा ही। उसकी माँ ही इस घर में सबसे पहले गई थी और दूसरे ही दिन पिता ने ग्राम के निर्मम दस्यु की कलंक गाथा स्वयं घुटक आत्महत्या कर ली थी। किसी यजमान के घर से मिली पाग के बंधन में घर की बिल्ली से झूलकर उस भीरू ब्राह्मण ने बिना आगा पीछे सोचे ही प्राण त्याग दिए थे। सौभाग्य से पहले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। इसी से किसी को कुछ संदेह नहीं हुआ। पत्नी वियोग की दुसह व्यथा ने ही उस अविवेकी ब्राह्मण को ये दुस्साहसी कदम उठाने के लिए बाध्य किया होगा। पर अनाथ संतान द्वय का भार अंधी बहरी सास के दुर्बल कंधों पर डालने में क्या स्वयं उसकी अंतरात्मा ने नहीं धिक्कारा होगा। ग्रामवासी कुछ दिनों तक उसे भला बुरा कहते रहे। फिर एक दिन किसी दयालु यजमान ने पुष्पा की शिक्षा का भार संभाल लिया। उन्होंने पढ़ा लिखा कर उसे उसी ग्राम की कन्या पाठशाला में ये पद प्रदान करवाया था। जिस जलजले ने पुष्पा पंत के सुखी शैशव के दर्शनीय उत्तुंग सौध को भूमिसात किया था, आज इतने वर्षों पश्चात वही फिर एक बार उसके यत्न से बनाए गए नन्हे नए घरौंदों की नींवें हिलाने लगा था। ठीक ऐसी ही सभ्यता थी वो। पिता नवरात्रि का कलश स्थापन कर न जाने कितने ग्रहों से मिली मिठाई, फल और वस्त्रों से बंधी गठरी लेकर घर लौटे थे। पहले दोनों भाई बहन खूब खा खा कर अघा गए। फिर माँ को प्रसाद में मिली एक गुलाबी छींट की नई साड़ी पहन पुष्पा
नानी को प्रसाद पहुंचाने के लिए तैयार हो गई थी। अकेली ही घर से चलने लगी तो माँ ने टोक दिया, अरे साड़ी पहनकर मत जा, देखो तो पुष्पा के बाबू कैसी गढ़न है तुम्हारी लड़की की, कौन कहेगा ये 13 साल की है, अभागी पूरे 16 साल की लग रही है, चल खोल साड़ी। किंतु पहली बार पहनी गई साड़ी भला कौन किशोरी सहज में उतारना चाहती है, वो तो बंधन बन उठती है बहुत बाद में, जब उसे बांधना स्वयं एक विवशता बन जाती है। वो माँ के आदेश की अवज्ञा कर बिना छोटे भाई को साथ में लिए ही भाग गई थी। अपनी नवीन साड़ी की अनूठी छवि से ग्राम भर को मुग्ध करती वो बड़ी तेजी से पगडंडियां फांदती वन्य हरिणी सी कुलाचे भरती चली जा रही थी कि उस नर व्याघ्र ने उसे घेर लिया था। उस नाटे व्यक्ति के गोरे गोल चेहरे की रोपदार ऐंठी मूछों को क्रमशः अपने सुचिक्कन कपोलों के निकट आते देख वो जोर से चीख उठी थी। ग्राम से दूर उस अरण्य में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। इसी से उस भयावह दुस्वप्न की कालिमा के काले कंबल ने उसे दबोचकर देवता के उसी ऊंचे वृक्ष के नीचे डाल दिया था। उसके न लौटने से न उसकी माँ चिंतित हुई थी न पिता, क्योंकि जब भी वो नानी के पास जाती वो उसे रात अपने पास सुलाने को रोक लेती थी। किंतु भाग्य से योगेश पंत उस दिन चंडी पाठ करने उसी मार्ग से देवालय जा रहे थे। उन्हीं की ठोकर से मूर्छिता पुत्री की चेतना लौटी और वो पिता के चरणों से ही लिपटकर जोर जोर से रोती फिर मूर्छित हो गई थी। मूर्छिता पुत्री को गोद में उठाकर योगेश पंत घर पहुंचे तो ब्राह्मणी पुत्री की अवस्था देख छाती थाम कर बैठ गई थी। क्षण भर को चैतन्य हुई पुष्पा का प्रलाप माता पिता को उसके दुर्भाग्य से अवगत करा गया था। पुष्पा की जा, अब इस कन्या का कन्यादान कैसे करूंगा मैं, कैसे लूंगा संकल्प। पिता का अवरुद्ध कंठस्वर 13 वर्ष की भोली पुष्पा को भी घटना की भयावह परिस्थिति समझा गया था। किसी से कुछ पूछना मत पुसी के बाबू, मैं जानती हूं तुम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कह देंगे पहाड़ से गिर पड़ी थी छोकरी। किंतु जब उसी काल रात्रि की समाप्ति के साथ साथ विधाता ने आकस्मिक मृत्यु के बहाने सरल योगेश पंत की व्यवहार कुशल ब्राह्मणी को अपने पास बुलाया तो वो जैसे टूट गया। दूसरे दिन उसने स्वयं अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। रह गए पुष्पा और किशन। माँ की ही कैफियत दोहराती 13 वर्ष की पुष्पा एक ही दिन में 26 वर्षीय अनुभवी युवती बन गई। ग्राम में कुछ दिनों के लिए घूमने आया भोला दत्त कब और क्यों अचानक चला गया, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी। वो तो आए दिन आंधी की तरह ग्राम में आता और तूफान की भांति फिर किसी अज्ञात दिशा में दुबक जाता। उसके पिता का कलकत्ता में अच्छा खासा कारोबार था। माँ बचपन ही में मर गई थी और पिता ने किसी असमी विधवा से विवाह कर लिया था। भोला दत्त की ननिहाल भी कभी इसी ग्राम में थी और उसी बहाने वो प्रायः अपने किसी दूर के रिश्ते के मामा के यहाँ छुट्टियाँ बिताने चला आता था। पर इन छुट्टियों में वो एक निर्दोष परिवार पर बिजली गिराकर उन्हें भस्मीभूत कर गया। ये शायद उसे स्वयं भी बहुत दिनों से पता नहीं था। बहुत दिनों के बाद मामा ने उसे योगेश पंत की आत्महत्या का समाचार दिया। ब्राह्मणी भी मर गई, बेचारे दोनों बच्चे अनाथ हो गए। एक क्षण को भोला दत्त का चेहरा फक पड़ गया था। एक प्रकार से ब्रह्म हत्या ही लग गई थी उसे, किंतु स्थायी रूप से पश्चाताप की अग्नि में झुलसता रहे, ऐसा मूर्ख नहीं था भोला दत्त। उधर पुष्पा के माथे पर अनजाने में लग गया वही कलंक का टीका गोदने की अमिट स्याही सा ही उभर आया था।
जहाँ उसकी समवयसिनी अन्य लड़कियाँ हंसती खिलखिलाती उसे भी साथ साथ खेलने, काफल बीनने, नदी में तैरने खींच ले जाती। वहाँ वो उनकी धमा चौकड़ी में उपस्थित रहकर भी सदा अनुपस्थित ही रहती। रसीले काफल बीनती तो स्वयं बिना खाए सखियों में बांट देती। नदी में तैरती तो लगता कोई निष्प्राण लाश ही उतरा गई है। न सुंदर चेहरे पर हंसी, न काली भंवरे सी पुतलियों में चमक। उसका ये अस्वाभाविक गांभीर्य ही उसे आत्मीय स्वजनों की बिरादरी में अत्यंत लोकप्रिय बनाता चला गया। आहा, बेचारी लड़की बिना माँ बाप की है ना, इसी से गुमसुम सी बन गई है। वर्षों के व्यवधान से भी उसके स्वभाव में तिलमात्र परिवर्तन नहीं हो पाया था। सूंघा गया पुष्प देवता को नहीं चढ़ाया करते बेटी, पाप लगता है, उसके पिता ने कभी कहा था। उसकी दृष्टि में तो पीताम्बर पांडे देवता से कुछ कम नहीं था, चाहे स्वयं वही देवता इधर हंस हंस कर मस्तक झुकाए। उस पुष्पा को ग्रहण करने की स्वेच्छा से ही उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। इधर ही इधर पीताम्बर की गतिविधि का परिवर्तन उसकी सूक्ष्म दृष्टि से बचा नहीं था। नित्य का झुका मस्तक वर्षा ऋतु में सहसा ऊपर उठाए सर्पगंधा के फन सा ही उठकर तैरने लगा था। आवश्यकता से कुछ अधिक गांठें बंधी उसकी शिखा में भी इधर आमूल परिवर्तन कर दिया गया था। गांठें खोल खाल बद शिखा के अस्तित्व को यत्न से सुलझा अपने घने काले बालों में मिलाकर वो टेढ़ी मांग निकालने लगा था। कमीज के कॉलर, पैंट की क्रमशः तंग होती जा रही मोहरी और बंद गले के कोट में रुचि और नवीनता की तुरपन झांकने लगी थी। घर से निकलते समय पिता के भय से सर पर धरी टोपी पगडंडी पर उतरते ही किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तत्परता से स्वयं जेब में चली जाती। एक दिन तो उसने खूंटी पर ही टांग कर छोड़ दी। पिता ने देखा और 34 वर्ष के बेटे को चीर कर धर दिया। अच्छा, अब तुझे भी टोपी बुरी लगने लग गई है? क्यों? जहां पहाड़ी लड़के ने सिर से टोपी उतारी तो समझो उसके पर लग गए हैं। बाप की बात याद रख ले छोकरे, सिर की टोपी उतार कर खूंटी पर टांगी तो समझ ले अपने संस्कार भी वहीं टांग दिए हैं। किंतु जनशून्य पगडंडी में तो बूढ़ा बाप नहीं रहता। वहीं एक लाल बुरुंश फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता थमा दिया था उसने हेडमास्टरनी पुष्पा पंत को। मुंह से बिना कुछ कहे कृतज्ञ विनम्र दृष्टि के धन्यवाद से ही प्रेमी को कृत्य कर वो स्कूल पहुंची तो उसके कपोल भी हाथ के रक्तिम पुष्प गुच्छे से दहक रहे थे। यत्न से त्रिधातु के बने तिब्बती कलश में गुलदस्ता सजाकर उसने एक साथ 3 पीरियड की छुट्टी कर दी थी और आंखें बंद कर कलश को सूंघती रहती थी। जीवन की जिस शुष्क मरुभूमि में अपनी छात्राओं के ऊंट के काफिले की रस्सियां थामे वो अब तक अपनी कोमल एड़ियां तप्त बालू पर घसीटती चली जा रही थी, वहीं अब उसके इस नवीन प्रसंग के ओएसिस का अस्तित्व उसकी क्लांत पदचाप में नवीन शक्ति चालित करने लगा था। तिब्बती लबादे शाही आकारहीन कार्डिगन खिमुली को दान कर वो अपने लिए विलायती ऊन का चुस्त बाहों का नया कार्डिगन बुनने लगी थी। यही नहीं, स्कार्फ उतारकर वो इधर एक बेहद प्यारा काला पश्मीना भी लपेटने लगी थी, जो उसके बदसूरत रजिस्टर सहित उसकी खुरदुरी खद्दर की साड़ी को यत्नपूर्वक ढांपता, केवल उसकी रत्नारी एड़ियों की झलक दिखाता, किसी रहस्यमय रंगमंच के से रेशमी काले पर्दे की भांति तनिक उठाता गिराता, देखने वालों की दृष्टि साथ साथ उठाता गिराता चलने लगा था। पीताम्बर को तो अपनी प्रेमिका इस नवीन परिधान में लिपटी नैनीताल के भक्तिन स्कूल की आयरिश नन सी ही लगती थी।
इधर उसके ऊंची ऊंची आदमकद तरंगे ले रहे नवीन प्रेम के ज्वार भाटे ने उसका साहस स्वयं ही बढ़ा दिया था। अब वो घड़ी देखकर अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा में देवदार के एक विशिष्ट वृक्ष के नीचे दुस्साहस से खड़ा रहता। वो आती तो दोनों साथ साथ चलने लगते, किंतु उस विचित्र प्रेम का कैसा विचित्र आदान प्रदान था। न प्रेमी बोलता था न प्रेमिका, फिर भी दोनों की बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने वाली चुप्पी, कनखियों की मौन भाषा, उठी प्रत्यंचा से भावों के मूक प्रश्न और उसी प्रेम के क्षेत्र में जैसे इन युगल प्रेमियों के अपने निजी मौलिक प्रयोग थे। कभी प्रियतमा के मार्ग में अचानक आ टपका हिसालू का कांटा हाथ में उठाकर पीतांबर धीमे स्वर में गुमानी कवि की कविता से गंभीर प्रेमिका को अकारण ही गुदगुदा देता। अरे हिसालू तू छे बड़ी रिसालू, जा 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 छे ओ घैणी खांचे। अरे हिसालू तू बड़ा क्रोधी है, जहां जाता है वहीं उधेड़ खाता है। सचमुच ही फिक से हंस देती पुष्पा पंत और उसी हंसी के मूलधन को सूम के धन सा सेतता पीतांबर स्कूल पहुंचता। कक्षा में पहुंचते ही उसे गणित का पीरियड लेना होता था। गत 12 वर्षों से जिस शुष्क प्रश्नावली ने उसके अंतर की प्रश्नावली को भी सोख कर शुष्क कर दिया था, वही उसे फिर बींधने लगती। यदि 6 स्त्रियां और 3 लड़के एक खेत के 7/12वें भाग को 4 दिन में जोतते हैं, तो बचे भाग को 4 स्त्रियां एवं 1 लड़का कितने दिनों में जोतेंगे? यदि 4 स्त्रियों का काम बराबर है 5 लड़कों के। पहले ऐसे ही रोचक प्रश्नों की चूरन चटनी उसके उग्र पिता के कठोर अनुशासन से हो गए उसके नित्य के अपच को मिनटों में उड़ा देती थी, पर अब ये ही नीरस प्रश्न उसे काट खाने को दौड़ते। जी में आता कब छुट्टी का घंटा बजे और कब वो जानबूझकर मंथर गति से चल रही अपनी बुद्धिमती प्रेमिका के कदमों से कदम मिलाता चलने लगे। पुष्पा ने कब कनखियों ही कनखियों में अपने विलक्षण प्रेमी के एक एक गुण कंठस्य कर लिए थे। सौजन्य की प्रतिमूर्ति उस सौम्य दर्शन व्यक्ति के स्निग्धायत नेत्र एक अपार्थिव तेज से दीप्त रहते। कैशोर्य में मिले जिस असह्य रूप से उद्धत दुष्चरित्र निशाचय दैत्य को देखकर उसने समग्र पुरुष जाति से लोहा लेने का संकल्प किया था, वो इस अभिजात उदार चेता मर्जित रुचि के सुपुरुष को देखते ही स्वयं चूर चूर हो गया। अभी भी दोनों साथ साथ जाते, साथ साथ लौटते, कभी कभी आमने सामने लगी पहाड़ी चट्टानों पर क्षण भर बैठकर सुस्ताते। झबरा दाल भात में मूसर चंद बना आनंद की गुलाठे खाता अकारण ही मिट्टी खोदने लगता और सद्य खोदे गए गड्ढे में बैठकर कभी स्वामिनी को देखता, कभी अधूरे स्वामी को। एक दिन पीतांबर ने बड़े साहस से पूछा, कल मुझे साइंस का प्रैक्टिकल लेने बरेली जाना है, कुछ मंगाना तो नहीं है आपको? एक पल को चौंक कर पुष्पा ठिठक गई। हाँ, मंगवाना तो था उसे। कहीं यदि विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाए तो ला देंगे क्या? अपने बाबूजी की पुरानी पुस्तक से मैं पाठ करती हूँ, पर अब एकदम ही फट गई है। क्यों नहीं क्यों नहीं, पीतांबर महा उत्साह से अपनी लंबी टांगों को बढ़ाता एकदम ही उसके पास चला आया था, किंतु स्वर के उत्साह की खनक उसके हृदय को नहीं खनका पाई। हाय, मंगवाया भी क्या? विष्णु सहस्त्र नाम। काश वो किसी बहुमूल्य वस्तु की मांग करती तो कलेजा निकाल कर दिखा देता पीतांबर पांडे। फिर भी वो लौटा तो पगडंडी सहचरी की शुष्क फरमाइश को बड़े यत्न से सवार कर लाना नहीं भूला। पुस्तिका तो केवल ₹1.25 में मिल गई थी, किंतु उसके लिए
असली टूली रेशम का लाल गोटे लगा बस्ता आया पूरे 10 रुपये में। बस्ता किसी दूसरे गांव के दर्जी से सिलवाकर उसने पिता के कस्तूरी संग्रह से बड़ी सी कस्तूरी पट्टिका से सुवासित किया और पुस्तक लपेट पंखी ओढ़कर चल दिया। किंतु बगल में दबी कस्तूरी भला किस चोर को नहीं पकड़ा देती। अरे पितुआ, ये तो मेरी कस्तूरी किसी सुगंध लग रही है रे। नथुना बंद कर उसका बूढ़ा बाप संध्या कर रहा था। उस सुगंध ने ही उनकी संध्या भ्रष्ट कर दी थी। नहीं बाबू, ये पंखी तो आपके पिटार में बंद थी। आज ठंड थी तो मैंने ओढ़ ली, इसी से खुशबू आ रही है। आज तक नागरिक मिलनता से अछूते पिता पुत्र के बीच प्रेम जैसे मिथ्या भाषण का पहला बीज बिखेर गया था। जभी तो मैं कहूं आखिर असली कस्तूरी है ना। बूढ़ा फिर अपने अधूरे प्राणायाम में डूब गया था। उस सुंदर उपहार की अनूठी सज्जा देखकर पुष्पा का चेहरा खिल उठा, पर दृष्टि उठाते ही मुग्ध प्रणयी की प्रणयोन्मत्त आंखें उसे सिर से पैर तक कंपा गई। कितनी सुंदर सुगंध है, कितनी सुंदर। वो पुस्तिका में चेहरा डुबोए स्वयं ही बोलती चली जा रही थी। तुमसे भी सुंदर। कहते ही पीतांबर को लगा यदि जेब में छुरी होती तो वो तत्काल अपनी धृष्टा जिह्वा को जड़ से काटकर दूर फेंक देता। एक तो वो उसे आप कहता था, तुम कैसे कह गया मूर्ख। उस पर ऐसी निर्लज्ज स्तुति। निश्चय ही वो अब उसे एक झापड़ धर देगी। स्वस्थ कुमाऊनी हथेली का एक स्वस्थ झापड़। किंतु पुष्पा ने हंसकर हाथ की घड़ी देखी। हाँ ये ना, अभी समय है, थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लें। आप तो बुरी तरह हाफ रहे हैं, लगता है बड़ी तेजी से भागते चले आ रहे हैं। बेचारी भोली पुष्पा। पुरुष क्या केवल देह क्लांति से ही हाफता है। दोनों अब तिमिल के एक घने छायादार वृक्ष के आमने सामने पड़ी चट्टानों पर बैठ गए थे। इन चट्टानों की ऐसी सुविधाजनक स्थिति प्रकृति के औदार्य से नहीं, कभी स्वयं इन्हीं युगल प्रेमियों द्वारा ऊंची चढ़ाई से उन्हें लुढ़काकर बनाई गई थी। मैं तो आज जानबूझकर ही 20 मिनट पहले चली आई थी। बहुत सी कॉपियां देखनी थी, पर आप कैसे जल्दी आ गए। पुस्तक गोद में धरकर वो अब बड़े इत्मीनान से बैठ गई थी। मैं कहूँ तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगी, किंतु उतनी दूर घर पर बैठे रहने पर भी मुझे ठीक समय पर स्वयं ही आभास हो जाता है कि आप चल पड़ी हैं। वो हंसा और उसके 2 दांतों के बीच की दरार देखकर पुष्पा पंत का कलेजा सहसा धड़कने लगा। जिसके छीजे दांत हों वो सास टोका होता है पुसिया, उसकी माँ कहती थी। सास मर जाती है उसकी। हाय, तब क्या इस दरार की सृष्टि विधाता ने उसके ही लिए की थी। सच कहता हूँ, आज भी घड़ी देखी तो 25 मिनट बाकी थे। बार बार यही लगता था कि आप घर से चल चुकी होंगी। ओह, तब तो ये विद्या आपसे सीखनी पड़ेगी पांडे जी। पुष्पा फिर से हंस दी। इतने निकट से उसकी स्वस्थ दंत पंक्ति की अनारदानी हंसी देखकर अब तक अचेत पड़ा पीतांबर का पौरुष सहसा चौंक कर जग गया। एक छलांग लगाकर उसने विष्णु सहस्त्र नाम सहित अपनी सुंदरी प्रेमिका को बाहों में भर लिया। इस विद्या को सिखाने की तगड़ी फीस लूंगा मिस पंत। अब वो उसे पागलों की भांति चूमता चला जा रहा था और प्रत्येक कस्तूरी सुगंध मिश्रित चुंबन उसे अमानवीय रूप से दुस्साहसी बनाता जा रहा था। आंखें बंद किए उसकी चौड़ी छाती से लगी पुष्पा पंत अपने विगत जीवन के कलुष कलंक को भूल बिसर कर रह गई थी। वर्षों पूर्व की परिचित पुरुष देह परिमल से अचानक उसके नथुने फड़कने लगे। चलूं, बड़ी देर हो गई है, कहती वो अपनी देह को पीतांबर की बाहों से छुड़ाकर तेजी से बिना एक बार पीछे मुड़े तीर की तरह निकल गई। विजय गर्व से उल्लसित पीतांबर
बड़ी देर वहीं खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। उस भागती हेडमास्टरनी को देखकर वो उसी क्षण अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निश्चय कर चुका था। ये तो ईश्वर की महती अनुकंपा थी कि उस जनशून्य पगडंडी पर ग्राम के किसी भी मानव की पदचाप आज तक नहीं पड़ी थी। पुष्पा पंत ने ही उस सुरंग से अंधी पगडंडी का आविष्कार किया था। पगडंडी क्या थी? अच्छी खासी घातक तीखी चट्टान थी। कभी कभी तो पहाड़ी बकरी की ही भांति बड़ी सतर्कता से चारों हाथ पैर टेक कर तीखा उतारना पड़ता था। तालू के चिकने पत्तों पर जरा सा भी पैर चूका तो हड्डी पसली का चूरा नीचे बिखर सकता था। आज वही एकांत पीतांबर को अपने जीवन का सबसे मुखर एकांत लगा। जैसे भी हो, साहस जुटाकर आज ही पिता के सम्मुख ये प्रसंग छेड़ना होगा। लाख भड़के बाबूजी, पंत कुल की इस कुमाऊं कन्या रत्न को पुत्र वधू बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने पिता को वो खूब पहचानता था। कुर्ता उठाकर उसने सूंघा। अभी भी रेशमी बस्ते सहित वक्ष से लगी प्रियतमा की कस्तूरी उसके रोम रोम से महक रही थी। आज वो भले ही उसके बाहुबंधन को व्यर्थ कर भाग जाए, एक दिन ऐसा आएगा जब वो स्वयं ही उसमें सिमट कर खो जाने को खींची चली आएगी। किंतु नर के मन में जो था, नारायण को उस पर घोर आपत्ति थी। उसी दिन जिलाधीश के पत्र ने पुष्पा के प्रथम प्रेम के उल्लास को उड़ाकर धर दिया था। वो उस दिन नित्य की पगडंडी छोड़कर एक दूसरे ही प्रशस्त मार्ग से घर लौट गई। कुर्ता सूंघता पीतांबर वहीं देर तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, फिर निराश होकर लौट आया। दूसरे दिन भी पुष्पा अकेली ही स्कूल चली गई। दिन भर के व्रत से उसका चेहरा जरा सा निकल आया था, फिर भी वो दिन भर काम में डूबी रही। प्रांगण में तिरंगा झंडा लहरा रहा था। देवदार की कलात्मक टहनियों से स्वागत द्वार भी बन चुका था। पहाड़ी नींबू, गनेली बेल और स्वास्तिक से पूरा गया कुमाऊं की अल्पना का अपूर्व चौक झकझक कर रहा था और सम्मानित अतिथियों के लिए अल्मोड़ा से विशेष रूप से मंगवाई गई बाल सिगौनियाँ कलई के थाल में सजाकर क्रोशिया से बने झालरदार मेजपोश से ढककर रख दी गई थी। पुष्पा की 10 मास्टरनियों ने पहाड़ी पीले प्रिम रोज की एक बड़ी सी माला भी गूंथ कर रख दी थी। इसे तो आप ही पहनाइएगा दीदी, उन्होंने उससे कहा तो वो एक प्रकार से चीख सी पड़ी थी। नहीं नहीं, मैं उन्हें माला वाला नहीं पहना सकती। एक क्षण को मास्टरनियां स्तंभित होकर उसे देखती जा रही थी। जो शांत गंभीर स्वामिनी न कभी चिड़चिड़ाती थी न जोर से बोलती थी, वही आज ऐसे चीखने कैसे लगी। पर दूसरे ही क्षण खिसियाकर पुष्पा ने अपनी स्वाभाविक स्निग्ध हंसी से उन्हें मना लिया। क्षमा करना बहनों, मैं कल रात भर नहीं सो पाई, इसी से आज दिमाग बार बार गर्म होता जा रहा है। देखते ही देखते फिर उसी समय कई जीप गाड़ियां एक साथ धड़धड़ाती आकर स्कूल के फाटक पर खड़ी हो गई थी। जिलाधीश के साथ चल रहे व्यक्ति की गंधमादन पर्वत सी देह देखकर भी अनदेखी कर पुष्पा चटपट औपचारिक स्वागत निपटा रंगमंच के पीछे छिप गई। किंतु छिपने से पूर्व उसने कटार सी तीखी सफ़ेद टोपी की झलक देख ली थी। स्कूल की एक नन्ही छात्रा उसे माला पहनाने आई तो वो नत जानू होकर माला पहनने हाथ जोड़कर झुककर मुस्कुराया। पुष्पा का सर्वांग घृणा से सिहर उठा। उन रोएदार पंजों को, उन तीखी मूछों को, खरगोश के से दांतों की उस विभत्स हंसी को वो क्या प्राण रहते कभी भूल सकती थी? चेहरे की चमड़ी उधेड़ कर भी वो व्यक्ति यदि उसके सम्मुख खड़ा होता तो भी वो उसे पहचान सकती थी। कार्यक्रम आरंभ किए जाने की घोषणा हो चुकी थी। पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था।
वो गाने लगी तो उसकी आंखें स्वयं छलछला उठी। उत्तेजना, क्षोभ और विवशता का अंतराग चेहरे को तमतमाकर लाल बना गया था। शायद उसी ताम्र तेज ने दर्शकों की सैकड़ों जोड़ा आंखों को एक साथ बांध लिया। वो गा रही थी, शारदे वीणा वादनी। निर्दोष कंठ स्वर की मिठास उस अकलंक चेहरे की मिठास से ताल बिठाती गूंजती जा रही थी। तालियों की गगन भेदी गड़गड़ाहट से चौंक कर वो चेतना के सोपान पर पग धरती उतर गई। सामने बैठे पीतांबर की मुग्ध दृष्टि ने उसकी आंखों को चुंबक की भांति खींच लिया। एकदम ही स्टेज से सटकर बैठा जो एक और व्यक्ति उसे क्षुधातुर दृष्टि से आंखों में पी रहा था, उसे वो नहीं देख पाई। कार्यक्रम समाप्त होते ही वो चुपचाप अपने ग्रीन रूम में लौट आई थी। कनपटी की नसें ऐसे फड़क रही थी जैसे सिर फाड़कर बाहर निकल आएंगी। कुर्सी पर बैठकर वो सुस्ता ही रही थी कि अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आंधी की भांति वो दानव सहसा उसके सम्मुख खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो यहाँ छिपी बैठी हैं आप? सिर की टेढ़ी टोपी हाथ में लेकर वो विदेशी कर्टसी की मुद्रा में दोहरा होकर बोला, वाह वाह मिस पंत, किन शब्दों में प्रशंसा करूं आपकी। आप शायद जानती ही होंगी, मैं वर्षों से बंगाल में रहा हूं, इसी से वहाँ के साहित्य को भी पढ़ा है मैंने। रविंद्रनाथ की एक कविता है मिस पंत, आज आपको देखकर वही होठों पर फिसलती आ रही है। बहु दिन धौरे, बहु क्रोश दूरे, बहु व्यय कौरी, बहु देश घूरे, देखिते गाए छी पर्वतमाला, देखिते गिए छी सिंधु। देखा है नौई चक्षु में लिया, घौर होते शुदु दू पा फेलिया। एकटी धौनेर शीशेर ऊपर, एकटी शिशिर बिंदु। अर्थ समझी? पुष्पा पत्थर बनी कुर्सी पर ही बैठी रह गई। घटना की आकस्मिकता उसे सहसा अवश कर गई थी। चाहती भी तो शायद एक झटके के साथ उठकर नहीं भाग पाती। उसकी इस चुप्पी का अर्थ निकाल कुत्सित हंसी के साथ भोला दत्त और निकट खिसक कविता की व्याख्या करने लगा। बहुत दिनों तक मैं बहुत कोसों तक घूमा, बहुत धन व्यय कर मैंने अनेक देश विदेश देखे, अनेक पर्वतमालाएं देखीं और देखे अनेक समुद्र, किंतु हाय, आंखें बंद कर कभी अपने घर से ही 2 कदम पर झूम रही एक धान की बाली पर चमकते ओस बिंदु के सौंदर्य को मैं नहीं देख पाया। पर जो कहें मिस पंत, मुझे गर्व है कि इस शिशिर बिंदु के सौंदर्य को मैंने ही सबसे पहले परखा था। क्यों, क्या कहती हैं? बिजली सी तड़प से पुष्पा पंत खड़ी हो गई। क्रोध से उसका शरीर थर थर कांप उठा। घर की बल्ली से लटकी देवतुल्य संत पिता की निर्जीव देह, छाती पकड़कर बैठ गई माँ का करुण चेहरा, ज्वर से तप्त उसकी देह पर हाथ फेरती, कुछ न कहे जाने पर भी सब कुछ समझ जाने वाली रोती अंध बधिर नानी की सिसकियां, सब एक साथ स्मृतियों के तीखे भालों से उसे कोंच उठे। वो एक क्षण को सब कुछ भूल गई। कुछ ही घंटों पूर्व तंबू गाड़ने लाया गया बड़ा सा धन वहीं पड़ा था। लपक कर उसने उठाया और दोनों हाथों से पकड़कर दन्न से भोला दत्त के सिर पर दे मारा। ठीक जैसे चितई मंदिर के पथरीले प्रांगण में जटाधारी नारियल फट से फूटता है, ऐसे ही भोला दत्त का सिर फट से 2 समान फांकों में फटकर रह गया। मंत्री महोदय की हृदय विदारक चीख के साथ ही उत्तेजित भीड़ का टिड्डी दल उसी तंबू की ओर उमड़ आया। फिर पुष्पा पंत दोनों हाथों से रक्त सने खन को छाती से चिपकाए मूर्छित होकर दम तोड़ रहे भोला दत्त के पार्श्व में ही लुढ़क गई। जनता स्तब्ध थी। ये अनहोनी घटना कैसे घट गई? ये सात्विकी हेडमास्टरनी
जिसने कभी अपनी छात्रा को फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ होगा। योगेश पंत जैसे संत की दुहिता ऐसी जघन्य हत्या कैसे कर गई? क्यों? आखिर क्यों? किंतु ठीक जैसे वर्षों पूर्व अल्पभाषी योगेश पंत स्वयं अपनी नलिश अपनी निष्प्राण देह में लिए घर की बल्ली से झूल गया था, ऐसे ही बिना कुछ कहे, बिना कैफियत दिए उसकी पुत्री भी स्वयं कटघरे में खड़ी हो गई। कृतज्ञ ग्रामवासियों ने, उसकी छात्राओं के संरक्षकों ने उसके अपराध को धो पोंछ कर बहा देने की प्राणपण चेष्टा की थी। मिस पंत, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? विनम्र छोकरा सा जिलाधीश एक प्रकार से उसके पैर पकड़कर ही गिड़गिड़ाने लगा। आप शायद नहीं समझती, लोग आपकी इस रहस्यमयी चुप्पी के बहाने कितने ही निर्दोष लोगों को लपेट लेंगे। अभी अभी खबर उड़ जाएगी कि ये राजनीतिक हत्या थी। किसी विरोधी दल के उत्कोच ने ही आपको इस हत्या के लिए प्रेरित किया होगा। ऐसा ही कहेंगे कहने वाले। मेरी पोजीशन भी बड़ी ऑड हो जाएगी मिस पंत। किंतु पुष्पा एकदम गूंगी बन गई थी। हार कर कानून ने अपना कर्तव्य पूरा किया। सरकारी जीप में स्वयं जिलाधीश उसे अपने साथ ले गए। नित्य की ही खुरदुरी साड़ी पर वो अपना काला शॉल ओढ़े थी। रात भर की उनींदी आंखों के नीचे स्याह गड्ढे उभर आए थे, किंतु चेहरा एक अपार्थिव तेज से जाजल्यमान था। पीछे पीछे सिर झुकाए जिलाधीश थे, पटवारी, पुलिस और उसके पीछे अपार जन समुदाय। कई सिसकियों के बीच से भी खिमुली का विलाप टिटिम्ब के करुण स्वर सा आकाश चीरता चला जा रहा था। अरे अम्मा के भतारों, उसे क्यों लिए जा रहे हो? उसने हत्या नहीं की मुर्दों, उसने तो कभी राह चलती चींटी को भी नहीं कुचला। हाय, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी पुसी लेली। देख अपने झबरे को, अब भागे ने खाना सूंघा भी नहीं है। हाय रे झबरिया, तू आज माँ के रहते भी बिना माँ का हो गया रे। जीप के द्वार तक पहुंचकर पुष्पा विदा देने आई भीड़ की ओर मुड़ी। उस अपार उमड़ते जल समूह को देखकर एक पल को उसका गला रुंध गया। दोनों हाथ जोड़कर वो खड़ी हुई तो लोगों ने देखा उसके हाथ में लाल रेशमी वस्त्र में लिपटा एक नन्हा सा बस्ता था। तभी भीड़ को चीरती एक रोती सिसकती छात्रा उसके गले में लाल लाल बुरुंश फूलों की लंबी माला डाल गई। साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से ग्राम का आकाश गूंज उठा। भीड़ से बहुत दूर एक पेड़ के नीचे अकेला खड़ा एक और व्यक्ति उसे आंखों ही आंखों में विदा दे रहा था। कैसी ही भीड़ क्यों न हो, पुष्पा की आंखें उसे जैसे ढूंढ लिया करती थी। आज भी उन्होंने उसे उसी तत्परता से ढूंढ लिया। जिलाधीश से कुछ कहकर वो निसंकोच भीड़ चीरती उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पीतांबर, वो फिर फुसफुसाकर कहने लगी, जानते हो मैंने हत्या क्यों की? आज से वर्षों पूर्व इस दानव ने मेरा सर्वस्व हरण किया था। उसी लज्जा ने मेरे पिता के प्राण लिए। माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो चली गई। आज इतने वर्षों में मैंने पुत्री होकर भी माता पिता का तर्पण किया पीतांबर। वो हंसी और तेजी से डगे भरती जीप में चढ़ गई। पिता पांडे को लगा वो मानवीय नहीं बलवीर मदोद्धत असुर की छाती पर पैर धरे मुस्कुराती साक्षात अष्टभुजा है। देवी क्रुद्धा गदा पातय श्रोण्यामास चोद्धतम। उसके कंठ में पड़ी लाल बुरुंश की माला उसे सहसा मुंडमाल लगने लगी। जीप चली तो उसने अपने दोनों हाथ माथे से लगाकर आंखें बंद कर ली थीं।